2021 का एक एफआईआर हुआ जिसमें एक बिल्डर आदमी ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि विनोद नंबरदार और उसके 3-4 साथी उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि अपनी जमीन हमें बेच। लेकिन मुंजाल साहब, आपने यह आरोप लगाया कि हथियार लेकर, लाइसेंसी हथियार लेकर वो चलते हैं, आपको धमकाते हैं। ये कब का वाक्य है? अगर धमकाया उन्होंने तो आपने कोई पुलिस कंप्लेन उस वक्त क्यों नहीं किया है? देखिए, आप यह भी आरोप लग रहा है कि जवाहर यादव के कहने पर आप सब कुछ कर रहे हैं, उनसे मुलाकात आपकी वजह क्या मानते हैं कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपको जवाहर यादव के साथ इन्वॉल्व कर दिया, उनके साथ जोड़ दिया कि आप जैसे लोग मिलकर उनकी मतलब अवैध गलत तरीके से कमाई कर रहे हैं और उन्हें आप साथ दे रहे हैं? वो लोग थे, वो हमें फोन करते थे, परेशान होते थे, तो हमने कहा किसी तरह से ये प्रोजेक्ट निपटा देते हैं। इस प्रोजेक्ट के अलावा हमारे कोई रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ये प्रोजेक्ट है, खत्म करके हम तो गंगा नहाएंगे साहब। मतलब सिर मुड़ा देंगे। बेशक से मौसम का मिजाज नरम है, लेकिन जिस तरह से राजनैतिक पारा चढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं उमस की आग मुख्यमंत्री के ओएसडी तक पहुंच गई। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव पर सीधा सीधा आरोप लगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, विनोद नंबरदार ने, उसके खिलाफ एक लिखित शिकायत पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गई। कई लोग इसको जोड़कर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी ना हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसको लेकर यह लिखित शिकायत दी गई है। और हमारे साथ मौजूद है सैम मुंजाल साहब, सोम मुंजाल साहब, इन्होंने ये लिखित शिकायत दी है। आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, अचानक से आज लिखित शिकायत देने के पीछे क्या था? सर, अचानक से शिकायत नहीं दी, हमारा तो 2017 से अब तक कुछ ना कुछ चलता आ रहा है विनोद कुमार नंबरदार के साथ। तो उसी कारण से वो कोइंसिडेंस है कि एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई इंटेंट नहीं है। नहीं, आपने 7 आरोप लगाए हैं मुख्य में से। हाँ जी। आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं? आपने लिखा है कि दुबई में आपका बिजनेस डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। ये देखिए, दुबई में बिजनेस डिस्ट्रॉय करने का जो रीजन दिया है उसका ये है कि यहाँ पर उन्होंने इतनी कंप्लेंट्स, इतने इश्यूज क्रिएट कर दिए मेरे लिए कि मुझे वहाँ से काम छोड़ करके आना पड़ा। मेंटली हैरेस किया? बिल्कुल। समय समय पर बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के उन्होंने ज़बरदस्ती केसेस हमारे अगेंस्ट क्रिएट किए हुए हैं। और आज से नहीं, वो 2000। जरा एक बार विस्तार से बताएंगे क्या मामला था? देखिए सर, ऐसी हम लोग वैसे तो हम लोग किताबों का बिजनेस करते हैं, बुक्स का ट्रेडिंग करते हैं। तो उस बिजनेस में करते करते हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते थे, प्रॉपर्टीज़ में निवेश करते थे। तो एक कंपनी थी वी स्क्वायर, जो कि गुड़गांव में स्थित थी, और वो एक डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम करते थे। वो दूसरे लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते थे और फिर उनको बेचते थे और हैंड ओवर करते थे, और वो एक फीस लेते थे उस काम के लिए। तो उस कंपनी के साथ मैंने कुछ निवेश किया, वो निवेश में मुझे अच्छा फल मिला। और उनसे आपकी कंपनी ने, आपने कोई कंपनी बनाई? नहीं, वो मैं इंडिविजुअल रूप से करता था। हाँ जी। तो उसमें क्योंकि हमारे रिजल्ट्स अच्छे रहे, तो उन्होंने हमें प्रपोज किया कि आप जितने पैसे आप निवेश करते हैं, इसमें हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स टर्न के बेसिस पे कर सकते हैं। तो हमारा थोड़ा कंफर्ट आ गया था उनके साथ, विवेक विजेश के साथ। तो हमने उनके साथ मिल करके, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, हमने अपनी कंपनी बनाई, और हमने एक जॉइंट वेंचर बना दिया जिसमें दोनों की हिस्सेदारी थी बराबर की। मतलब वी स्क्वायर की और आपकी दोनों की कंपनी ने जॉइंट वेंचर में एक प्रोजेक्ट लिया? हाँ जी, बिल्कुल। तो एक कंपनी वी स्क्वायर ने बनाई, वेनिशियन, और एक कंपनी हमने बनाई, और दोनों कंपनीज ने एक कंपनी बनाई, वेनिशियन LDF प्रोजेक्ट्स LLP, जिसमें 50% की हिस्सेदारी उनकी कंपनी की थी, 50% की हिस्सेदारी हमारी कंपनी की थी। और वही प्रोजेक्ट का संचालन करते थे, देखरेख का काम उनका था, उनको फीस मिल जाती थी उसके लिए। ये मार्च 2012, फरवरी मार्च 2012 की बात है। उसी जो विवेक विदेश, जो वी स्क्वायर वाले हैं, उनकी कंपनी वेनिशियन में 40% हिस्सेदारी उन्होंने विनोद नंबरदार को बेच दी। कब बेची है? अक्टूबर में, अक्टूबर 12। हाँ जी। बट ये उनकी कंपनी में हुई ट्रांजैक्शन, ना हमसे लेना ना हमसे देना। और 2015 में यही शेयर उस कंपनी ने वापस ले लिया विनोद कुमार से।
अब हुआ क्या कि 2015 के बाद इसने सब कुछ उनके नाम कर दिया, सब कागज सब दस्तखत कर दिए, और उसके बाद ये आरोप लगाया कि मुझे पूरे पैसे नहीं मिले। तो ये जगह जगह कंप्लेन करता रहा। तो ये जो आरोप लगाते थे वो उस कंपनी पे लगाते थे या आप लोगों पे लगाते थे? सर वो उस कंपनी पे तो लगाते ही थे, साथ में हमारे नाम डाल देते। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि जो इन्होंने शेयर लिया वो शेयर उस कंपनी से लिया जो एक कंपनी बनी दोनों मिलाकर? हाँ जी। तो उससे शेयर उसका 40% लिया या फिर केवल बी स्क्वायर के 40%? नहीं, देखिए जो प्रोजेक्ट कंपनी है उसमें तो दोनों कंपनी ही हिस्सेदार थी। दूसरी कंपनी जो विवेक विदेश की थी उसमें उन्होंने 40% हिस्सेदारी ले ली। ठीक है। उस कंपनी में, जिससे ना उससे हमें, उसके लिए उनको हमारी परमिशन भी नहीं चाहिए, उसके लिए पैसे भी हमें नहीं मिलेंगे और शेयर भी हमें नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह से वो कंपनी में आ गए और 2015 में उन्होंने उन्हीं को वापस भेज दिया, पता नहीं किन कारणों से, मार्केट में मंदी थी, जो भी थे रीजंस, वो बेच करके चले गए, सब कुछ उनके नाम कर दिया। और बाद में वो कंप्लेन करते रहे कि भाई मुझे मेरे पैसे नहीं मिले, और उस कंप्लेन्स में वो हमारा नाम भी डालते। अच्छा, वो जो एफआईआर का जिक्र हो रहा है खिड़की दौलत थाने में, ये उसी एफआईआर का जिक्र है? वही उन्होंने कराया? उन्होंने कराया एफआईआर। सर पहले तो क्या हुआ, 2016, 17, 18 में वो कंप्लेन करते रहे। वो सारी कंप्लेन जब हम अपने कागज पत्र लेके जाते थे तो वो कंप्लेन्स बंद हो जाती थी, क्योंकि हमारा कोई उसमें रोल नहीं था, है ना। और उसकी आरटीआई भी है हमारे पास, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये विनोद और वॉस्टॉक जो कंपनी में लेन देन हुआ उसका आपस का लेन देन का मामला है। लेकिन 2020 में उन्होंने कुछ पुलिस वालों के साथ, करप्ट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के, मैं रिकॉर्ड पे बोलना चाहूँगा ये, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें उनके अपने जो पार्टनर्स थे, जो कंपनी में वो निवेशक थे, उनका नाम तो डाला ही डाला, हमारा भी नाम डाल दिया कि भाई इन सब ने मिलके हमारे साथ गलत किया। और उसके चलते जो ज़्यादा खराब बात हुई वो ये हुई कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने उनके पार्टनर्स को तो टारगेट नहीं किया, उन्होंने हमें टारगेट कर लिया, और हमारे जो मेरे संबंधी जो कंपनी में मेरे साथ हिस्सेदार थे, सिर्फ नाम मात्र हिस्सेदार थे, उनको उन्होंने धर पकड़ा। नहीं तो क्या उस दौरान जब उन्होंने 40% शेयर खरीदा तो आपकी भी कोई उनसे बातचीत, मुलाकात हुई? कोई मुलाकात नहीं, वो दूसरी कंपनी ने किया है ना, वो हमारे डोमेन में नहीं है। चलिए, वो उस केस का जिक्र कर रहे हैं जो कर भी रहे थे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो केस है जो आप लोगों के खिलाफ दर्ज है, तो वो केस है। चलिए, अब इधर आपने आरोप क्यों लगाया, कल क्यों आरोप लगाया, आज तक बैठे रहे आप? नहीं सर, मैं आज तक बैठा नहीं रहा, हम लोग लगातार ही, मेरे पास अभी भी टेबल पे पड़ी हुई है। देखिए ये कंप्लेन हमने उनकी की 2020 में। अच्छा, ये 2020 में आप कंप्लेन कर चुके हैं? हाँ, उनकी कंप्लेन की जनवरी को। कमिश्नर, ये आप देख सकते हैं पुलिस कमिश्नर को जो लगातार यह कहा जा रहा है कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई उससे पहले यह कंप्लेन कर दिया गया, जबकि ये पहले भी करते आ रहे हैं। 2020 में भी ये कंप्लेन इन्होंने किया है पुलिस कमिश्नर को, और डीसीपी हेडक्वार्टर ईओडब्ल्यू को मार्क भी हुआ है कंप्लेन, आप ये देख सकते हैं जी। दूसरा सवाल यह है कि आप यह भी आरोप लग रहा है कि जवाहर यादव के कहने पर आप सब कुछ कर रहे हैं, उनसे मुलाकात आपकी कब? देखिए साहब, मैं जवाहर यादव जी से मिला 4 महीने पहले पहली बार अपने जीवन में। और क्यों मिला? क्योंकि विनोद नंबरदार ने किसी से अप्रोच लगा करके उनको बोला कि एक बिल्डर ने मुझे ठग लिया है। अच्छा, यहाँ एक बात क्लियर कर दीजिए कि क्या विनोद नंबरदार जो आज आरोप लगा रहा है जवाहर यादव पर, 4 महीने पहले उनके पास पहुंचा था? दोनों एक साथ थे? बिल्कुल साहब, ये उनके पास गए और बोला कि एक बिल्डर ने मुझे ठग लिया है, आप मुझे बचाइए। तो उन्होंने, वो तो लोकल हैं है ना, तो उन्होंने किसी से जान पहचान निकाल करके बोला कि अभी आप इसको जानते हो बिल्डर को, तो हमें उन्होंने बुला लिया, हम चले गए। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने विनोद के पैसे थोड़े हड़पे हुए हैं, आप दे दीजिए उनको। तो हमने बोला नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम कागजों के साथ आएंगे, क्योंकि मौखिक बोलने से तो कोई फायदा नहीं है। फिर मैं उनके पास एक बार दोबारा गया कागज लेकर के, तो उनको सारा मैंने बात समझाया। फिर उन्होंने जिसके रेफरेंस से विनोद उनके पास गया था उनको फोन किया और किसी के यहाँ मुझे बोला कि भाई उनको भी आप संतुष्ट करें कि आपका लेन देन नहीं है। आपसे बोला हाँ, कि अब उनको भी संतुष्ट कीजिए, क्योंकि आपका नाम बेकार में उछल रहा है। तो हमने बोला ठीक है सर, हम उनको भी समझा देंगे। तो हम उनसे भी मिले, उनको भी हमने सारे कागज उनको पेश किए, बताया कि हमारा कोई लेन देन नहीं है विनोद के साथ। और जब उनको संतुष्टि हुई तो उन्होंने शायद ये बात उनको कम्युनिकेट की
विनोद को कि भाई आपका कुछ बनता नहीं है, हमने कागज वागज देख लिए, तो वो उनसे भी खफा हो गए। तो उनका मोडस ऑपरेंडी ये है विनोद का कि वो जगह जगह जाके रो रो के ये बोलते हैं कि मेरे को लूट लिया, मेरे को लूट लिया। और जितने भी लोगों को ये बोलते हैं, जब वो हमसे मिलते हैं और हम उनको अपने कागज गुगज दिखाते हैं, तो जब उनको कन्विंस हो जाता है कि भाई हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो वो फिर वहाँ पर शर्मिंदा होते हैं। लेकिन मुंजाल साहब, आपने यह आरोप लगाया कि हथियार लेकर, लाइसेंसी हथियार लेकर वो चलते हैं, आपको धमकाते हैं। ये कब का वाक्य है? अगर धमकाया उन्होंने तो आपने कोई पुलिस कंप्लेन उस वक्त क्यों नहीं की? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक साधारण बिजनेसमैन हूँ। मैं तो ना नेता हूँ, ना मैं कोई बहुत गुंडा हूँ या बदमाश हूँ। मैं तो सिंपल बिजनेस, किताबें बेचने वाला हूँ मैं, एक तरह से देखा जाए। बिल्डर भी मैं बेच रहे हैं? नहीं सर, वो भी मैं बताऊं क्या हुआ सर, कि वो जो V-Square है, जो हमारे पार्टनर्स थे, उनका धंधा चौपट हो गया 2018 में। मतलब उनकी दुकान बंद हो गई, प्रोजेक्ट रुक गया। 100 लोग थे, वो हमें फ़ोन करते थे, परेशान होते थे। तो हमने कहा किसी तरह से ये प्रोजेक्ट निपटा देते हैं। इस प्रोजेक्ट के अलावा हमारे कोई रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ ये प्रोजेक्ट है, ख़त्म करके हम तो गंगा नहाएंगे साहब। मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये जो कंप्लेन आपने दिया है, हाँ, ये तमाम जो आरोप लगाए हैं, ये इंसिडेंट क्या आपके साथ हुई है घटना, या इसमें आपने लिखा है कि वहाँ पानी का वो चलाते हैं, वो चीज़ नहीं? ऐसे देखिए, क्या जब पहले 5-7 साल तो हम बिना लड़े, बिना हम अपने पक्ष को रखते रहे, लेकिन हमने देखे कहीं ना कहीं ये हमारी इमेज को भी ठेस पहुंचा रहा है, ये हमारे नाम भी खराब कर रहा है। और नाना करके ऐसे में इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हमने भी जैसे हमारे लॉयर्स हैं, या लोकल लोग हैं, हमने उनसे इस बारे में बातचीत की। तो हमने बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश की और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। आपको इतना टॉर्चर किया गया कि आप कह रहे थे कि आत्महत्या करने के बारे में भी आपने सोच लिया था, ऐसा कुछ? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एक खबर 2021 का एक FIR हुआ जिसमें एक बिल्डर आदमी ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि विनोद नंबरदार और उसके 3-4 साथी उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि अपनी जमीन हमें बेच दो, तो उसने आत्महत्या कर ली। तो मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी वो स्थिति होती नजर आ रही है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीशन पे है। ये 47 जगह कंप्लेन करता है, कभी कोई दफ्तर से हमारे डंडा आता है, कभी कोई दफ्तर से डंडा आता है। तो मतलब इस तरह से लग रहा है कि जब आप सही हो तो फिर कंप्लेन क्या? कंप्लेन तो होता रहे, अगर आप सही हो तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन हैरेसमेंट है। आप हर जगह जाते हैं, किसी ऑफिसर को समझ में आती है, किसी ऑफिसर को समझ में नहीं आती। कोई आदमी सही है, कोई आदमी गलत है, उनको टूल मिल जाता है, वो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो सिस्टम में सारे लोग एक समान नहीं है। तब आपने पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन किया है, क्या कुछ आश्वासन मिला है कार्रवाई? देखिए, हमने ये कंप्लेन करने से पहले, इनफैक्ट जब हम पुलिस प्रशासन से इस बार मिले, तो उन्होंने हमसे पूछा कि यार आपको काउंटर कंप्लेन करनी चाहिए, आपने क्यों नहीं की, है ना? तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि पहले तो हम री इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ताकि वो जो पुरानी FIR हुई है उसमें मेरा नाम था, वो पुलिस ने निकाल दिया। मेरे एक और पार्टनर किताबों के बिजनेस में ही हैं, वो उनका हिस्सेदारी थी, उनका नाम पुलिस ने निकाल दिया। मेरे जीजा जी का नाम अभी भी है उसमें, तो हम उनके नाम री इन्वेस्टिगेशन करा के उनका नाम निकालना चाहते हैं उस मैटर से। लेकिन साथ ही साथ फिर हमें ये भी लगा कि हमें कंप्लेन करनी चाहिए। बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि दोनों चीज़ें आसपास हो रही हैं, बट अदरवाइज हम लोग तो उनसे लड़ते ही आ रहे हैं, और लड़ते मतलब हम डिफेंस करते आ रहे हैं। ये पहली बार है कि हमने एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर वजह क्या मानते हैं कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपको जवाहर यादव के साथ इन्वॉल्व कर दिया, उनके साथ जोड़ दिया, कि आप जैसे लोग मिलकर उनकी मतलब गलत तरीके से कमाई कर रहे हैं और उन्हें आप साथ दे रहे हैं, वो आपका साथ? देखिए, पहली बात तो मेरा और जवाहर साहब का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी दूर तक नहीं है। मैं तो उनसे मिला भी इन्हीं के जरिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो उनके प्राइवेट मामले में, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं तो मैं उस बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता। तीसरी बात, मैंने पर्सनली ये प्रोजेक्ट करके लोगों का भला करने की कोशिश की, मैं ये बता सकता हूं, और आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे प्रोजेक्ट में जो 100-150 कस्टमर हैं, वो हमें दुआएं देते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्ट बंद था। 3 साल तक प्रोजेक्ट में एक ईंट भी नहीं रखी गई थी। हम आए, किसी तरह से हमने पैसे जुटाए और हमने ये प्रोजेक्ट को आज कंप्लीशन की तरफ ले गए। तो हमें तो कोई अवार्ड मिलना चाहिए
कि अच्छा काम किया। बिल्कुल, आपने सोम मुंजाल साहब है, आपने सुना, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई इसका भी इसी में आपको जवाब मिल गया होगा कि किस तरह से 4 महीने पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे, और जब मकसद सिद्ध नहीं हुआ तो वो आज प्रेस वार्ता पर उतरे और तमाम आरोप लगाए। हालांकि इन तमाम आरोपों को लेकर मैंने बात की थी ओएसडी जवाहर यादव से, तो उन्होंने कहा कि वो मानहानि का केस करेंगे, और साथ ही जो तमाम आरोप लगे हैं वो निराधार उन्होंने बताया, इन्वेस्टिगेशन की बात की। साथ ही सोम जी ने भी कहा कि इनका मामला इन्वेस्टिगेशन पे है और जांच के बाद क्लियर होगा कि वास्तव में इनकी गलती है या नहीं है, या फिर इनको जबरन हैरेस किया जा रहा है। फिलहाल आप अपना सुझाव अवश्य दें। नमस्कार।